आज हम बात करेंगे एटम की। ठीक है, ये है जी केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, उसका पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है एटम। एटम क्या होता है? एटम में सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री क्या है एटम की? जो उनसे पुराने फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस था। डेमोक्रिटस ने कहा था कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, कि तमाम सारे का सारा जो उनसा मादा होता है वो बना होता है कंपोज्ड हुआ होता है स्मॉल छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के साथ। हम उसे एटमॉस का नाम दे दिया। ठीक है ना, यानी कि ऑल मैटर, हाँ, सारे के सारे जो उनसे मादे हैं, ऑल मैटर जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं, पंखा है, ये वो बेजान चीज़ें, जानदार चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो बनी होती हैं छोटे छोटे से इंडिविजुअल ना नज़र आने वाले पार्टिकल से। छोटे छोटे से ना नज़र आने वाले पार्टिकल से वो सारी की सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, बेशक वो जानदार हैं, बेजान हैं, उनसे मिलकर बनी हुई हैं। उन छोटे छोटे से इंडिविजुअल ना नज़र आने वाले पार्टिकल्स को इस डेमोक्रिटस ने नाम दे दिया उसे एटमॉस का। एटमॉस ग्रीक वर्ड है, पुराना वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, यानी कि नज़र ना आने वाला। एटमॉस का मतलब क्या है? एटमॉस को हम एटम का नाम देते हैं, एटमॉस को कहते हैं हम एटम। ठीक है ना, एटमॉस को हम इस दौर की साइंस में एटम का नाम दे दिया है। और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल, विच में जो हो सकता है और में नॉट, जो नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता और कर भी सकता है। ठीक है, दोनों सूरत हाल में कर सकता है। यानी कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर सकता है आज़ादाना सूरत हाल में भी एग्जिस्ट कर सकता है और आज़ादाना सूरत हाल में नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है ना, और कैन पार्ट, और लेता है, हिस्सा भी लेता है इन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सकता है ये। ठीक है ना, एग्जाम्पल है जी नोबल गैसेस। हमने दो तरह की एग्जाम्पल करनी है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि उस मैटर में जो आपके इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि सारे के सारे एटम्स, छोटे छोटे ना नज़र आने वाले पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और एलिमेंट की तश्कील करते हैं। उन मैटर्स में एलिमेंट्स भी तो होंगे, एलिमेंट्स के अंदर एटम्स हैं, वो एलिमेंट्स के अंदर विच में और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, जो नहीं भी, जो है, जो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। एलिमेंट्स के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, वो छोटे से पार्टिकल जो उनसे हैं वो पार्टिकल जो उनसे हैं वो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख भी सकते हैं और आज़ादाना अपना वजूद बरकरार नहीं भी रख सकते। ठीक है ना, और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते, कैन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं, कैन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसकी दो एग्जांपल्स हैं। एक तो ऐसे एलिमेंट्स के में, एक तो ऐसे एटम्स की हैं, एक तो ऐसे एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम्स की हैं कि जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। एक वो एग्जांपल है, वो एग्जांपल ये है जी नोबल गैसेस, आर्गोन AR, क्रिप्टॉन KR, जीनॉन XE, जीनॉन। ठीक है ना, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी जो उनसी नोबल गैसेस हैं, ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। ये सारी की सारी ऐसी गैसेस हैं जो अपना वजूद आज़ादाना हालत में बरकरार रख सकती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना, कभी कभार हुआ रिएक्शन कर सकती हैं, लेकिन ये इनके वैलेंस शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ये जो उनसी नोबल गैसेस होती हैं, ये अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकती हैं, क्योंकि ये ओकिड रूल के मुताबिक स्टेबल हैं। तो अब ये किसी के साथ रिएक्ट करना इन्हें मकसूद नहीं होता। एग्जांपल है जी इसकी, ठीक है ना, समझ आ गई। एग्जांपल है जी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रो, और ऐसे
और ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स भी हैं जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स की बात करने जा रहा हूँ जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, इन्हें लाजमन किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करना पड़ता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। ये या तो अपने भाई के साथ रिएक्शन कर लेगा, H2 बना देगा, या फिर पानी के या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, अपना ज़्यादा ना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। ये अपना डुप्लीकेट मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और क्या बना लेता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है शेयरिंग की वजह से। यहाँ पर ये पोलर भी बना सकता है बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। ये ऑक्सीजन, ये भी अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, ये भी पोलर या फिर नॉन पोलर दोनों में से कोई एक बना लेगा। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन ये भी अपना पोलर या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा अपना ऑक्टेट मुकम्मल करवाने के लिए। क्लोरीन ये भी अपना पोलर या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, यानी कि सेम जो सा एक कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट्स का नहीं बना होता। ठीक है ना, सेम एलिमेंट्स से मिलकर नहीं बना होता, सेम एलिमेंट्स से मिलकर नहीं बना होता। ये जो सा क्लोरीन का एटम है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि Cl2 है, Cl2 में एक जैसे एलिमेंट्स के एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर खींचने की सलाहियत क्लोरीन की भी उतनी ही है जितनी कि दूसरे वाले क्लोरीन की वो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की सलाहियत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सा क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज इक्वल टू 0 ही है। ठीक है ना, 0 ही है। हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हम HCl की बात करें, लेकिन अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं रहेगा। इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन 2.2 होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। तब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो सा होगा वो कुछ ना कुछ होगा। तो अब जो सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर नॉन पोलर बन रहा है, यहाँ पर पोलर बन रहा है। बस साफ सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है ना, एलिमेंट्स के अंदर जो से एटम्स होते हैं वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। ठीक है ना। जौन सा अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जो आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन भी नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस है। और ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, इन्हें लाजमन किसी ना किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करके ठीक है ना अपने आप को स्टेबल रखना पड़ता है डुप्लीकेट या ऑक्टेट रूल के मुताबिक। यानी कि अपनी जो सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इक्वल लानी पड़ती है। इसके लिए क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं। अब वो कैन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो हिस्सा ले लेते हैं। एविडेंस क्या होता है, इसका सबूत क्या होता है, सबूत बताओ। एटम जो सा होता है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है। इसका सबूत ये है कि एटम जो सा होता है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल, छोटा पार्टिकल होता है। एटम को हम नंगी आँख से नहीं देख सकते। एटम जो सा होता है वो बाय सिंपल माइक्रोस्कोप और लाइट और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। यानी कि एटम को हम सिंपल माइक्रोस्कोप से या फिर लाइट माइक्रोस्कोप से या फिर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से, तीनों एक ही नाम है, हम इससे नहीं देख सकते क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ हो रही होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ हो रही होती है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में यूज़ हो रही होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। जबकि एटम का साइज़ जो सा होता है, एटम का साइज़ जो सा होता है यानी कि उसका डायामीटर जो सा होता है, एटम एक सर्कुलर शेप में होता है। सर्कल का शुरू से लेकर यानी कि सर्कुलर शेप में होता है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसको कहते हैं हम डायामीटर। ये डायामीटर ऑफ एटम होता है 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर जो सा है ये वाला डायामीटर, ये विजिबल लाइट जो सी यूज़ हो रही है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में, ये उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। कहाँ 450 नैनोमीटर, ठीक है ना, और कहाँ 0.2 नैनोमीटर। ठीक है ना, ये लार्ज साइज़ है, ये लार्ज साइज़ की वेवलेंथ है। यानी कि रोशनी की शुआएँ क्या करेंगी, वो इससे पास तो होंगी लेकिन इसे डिटेक्ट नहीं कर सकेंगी। एटम के साइज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकेंगी क्योंकि एटम का साइज़ जो सा है उसकी जो सी वेव, एटम का साइज़ जो सा है उसका जो सा साइज़ है
वो है 0.2 नैनोमीटर, जबकि इस लाइट की जो सी वेवलेंथ है वो इससे मैच नहीं कर सकती। जब मैच नहीं कर सकती तो वो लाइट जो सी होगी वो डिटेक्ट भी नहीं कर सकेगी एटम का साइज़, एटॉमिक साइज़ या फिर डायमीटर ऑफ एटम डिटेक्ट भी नहीं कर सकेंगी। बस आपने ये एक सवाल आ सकता है कि भाई क्यों ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो सी है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती एटम का साइज़। आपने लिखना है कि जो सी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में यूज़ होने वाली विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ एटम, ठीक है ना, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, ठीक है ना, उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, जबकि एटम का साइज़ जो सा होता है उस वेवलेंथ से बहुत ही छोटा होता है। तो ये क्या करती है, ये रोशनी करती है, ये रोशनी उस छोटे साइज़ को, एटम के छोटे साइज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकेंगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। इसलिए क्या करेंगी, हम विजिबल लाइट, हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन बीम जो सा होता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं। ये हम कैसे करते हैं, आपकी बुक में एक ग्रेफाइट का बना हुआ एक ये चीज़ है, ग्रेफाइट का बना हुआ ये है, ठीक है ना, ये एक पेज सा बना हुआ है जिसमें ऐसे बैंड्स बने हुए हैं, ये बैंड्स बने हुए हैं, ये ब्राइट बैंड्स हैं इस तरफ को और डार्क बैंड्स हैं इस तरफ को। हम ये ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे रखेंगे और उस ग्रेफाइट के पीस में से या फिर कार्बन के पीस में से, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन ही होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं, ठीक है ना, उस कार्बन के एटम्स में से या फिर ग्रेफाइट के पीस में से जब हम इलेक्ट्रॉन बीम को गुजारते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम को हमने गुजारा तो फिर क्या होगा, तो 15 मिलियन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो फिर जो सा ये कार्बन का ये 15 मिलियंस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सा ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वो 15 मिलियंस तक बड़ा करके हमें दिखाई देगा। 15 मिलियंस तक हमें 15 मिलियंस तक हमें बड़ा साइज़ दिखाई देगा, ठीक है ना। समझ आ गई है, एम्प्टी स्पेस है, ये कार्बन के एटम्स हैं, कार्बन के एटम्स यहाँ पर है, ये क्या है, ये एम्प्टी स्पेस है, इधर एम्प्टी स्पेसेस हैं, यहाँ पर कार्बन के एटम्स अटैच्ड हैं। अब उसके बाद एक पर्सन आता है, यानी कि एक रीज़न है, रीज़न क्यों है कि क्यों हमें यहाँ पर ग्रेफाइट में यहाँ पर ब्राइट बैंड्स नज़र आते हैं और यहाँ पर डार्क बैंड्स नज़र आते हैं। जब हम ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे रखते हैं और उस पर से इलेक्ट्रॉन बीम गुजारते हैं तो ग्रेफाइट के एक तरफ हमें ब्राइट बैंड्स क्यों नज़र आते हैं और एक तरफ डार्क बैंड्स क्यों नज़र आते हैं, ठीक है ना। और ये भी मेरी बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 15 मिलियंस तक ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ाकर हमें दिखा सकता है, ठीक है ना। ये क्यों, रीज़न क्यों है ये ब्राइट बैंड्स की, इसलिए रीज़न है कि एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम जो सा है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से ये जो उनसे ब्राइट बैंड्स होते हैं, ये जो उनसे ब्राइट बैंड्स होते हैं, ये वाले ब्राइट बैंड्स, ये इसलिए बनते हैं एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से। क्यों बनते हैं, ये देखें, इलेक्ट्रॉन बीम जो उनसे होती है वो फॉल होती है कार्बन एटम्स पर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम कार्बन ग्रेफाइट में मौजूद कार्बन एटम्स पर फॉल होती है तो कार्बन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं वो उस बीम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद, एनर्जी गेन करने के बाद, एनर्जी को हासिल करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि एटम से बाहर की तरफ, एटम के वैलेंस शेल से बाहर की तरफ चले जाते हैं। जैसे वो बाहर की तरफ चले जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी इन लाइट फॉर्म, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए ना वो एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को किसी ना किसी जगह खर्च भी तो करना है ना। मिसाल के तौर पर आपके पास पैसे आते हैं तो पैसे आप घर में थोड़े ना रख सकते हो, आप एक्साइटेड हो जाते हो कि भाई मेरे पास पैसे आए हैं, मैं उनको बाहर जाके कोई ना कोई चीज़ ऐसी ख़रीदूँ जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो।
तो इसलिए ये जो सा इलेक्ट्रॉन होगा इसे एनर्जी मिली है, ये खुशी से तिलमिला उठेगा, ये ना एटम से बाहर की तरफ चला जाएगा। जैसे ही एटम से बाहर की तरफ चला जाएगा तो अब वो एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देगा इन लाइट फॉर्म। कैसे एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देगा? क्योंकि अब वो जगह जगह से टकराएगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा इन लाइट फॉर्म। यानी कि जब वो बाहर निकलेगा ना, एटम से बाहर निकलेगा, तो उस एटम वापस अपने घर में आने के लिए वो सारी की सारी एनर्जी को, सारे के सारे पैसों को पहले खर्चेगा, फिर बाद में अपने घर आएगा ना, फिर वहाँ से फिर, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज़ इन लाइट फॉर्म में एनर्जी पहले रिलीज़ करेगा, ठीक है ना, रिलीज़ कर देगा जब सारी की सारी एनर्जी जो उसने गेन की थी इलेक्ट्रॉन बीम से, तो फिर वो वापस अपने कार्बन एटम के पास चला जाएगा। और जैसे ही वो कार्बन एटम के पास चला जाएगा, ठीक है ना, कार्बन एटम के पास चला गया वो, ठीक है ना, कार्बन एटम के पास चला गया, फिर इलेक्ट्रॉन बीम जो सी होती है वो फॉल ऑन कार्बन एटम्स। इलेक्ट्रॉन बीम जो सी होती है वो कार्बन एटम्स पर जैसे ही फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन बीम जो सी होती है वो कार्बन एटम्स पर फॉल करती है। इलेक्ट्रॉन बीम एटम को रिलीज़ किया एनर्जी, एटम से एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद वो वापस से कार्बन एटम के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, और वो लाइट फॉर्म जो सी होगी वो लाइट के ज़रिए से अपनी एनर्जी को इमिट करने के बाद, खारिज करने के बाद वापस से अपने कार्बन एटम, जो कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है, वापस अपने एटम के वैलेंस शेल में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई? ये था हमारी, और वो जो सी एनर्जी उसने लाइट की शक्ल में खारिज की है, वो लाइट की शक्ल में खारिज करने की वजह से वहाँ पर जो से बैंड्स होंगे ग्रेफाइट के, जो सा कागज़ है वहाँ पर जो से बैंड्स, एक तरफ ब्राइट बैंड आ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन में एटम में मौजूद जो सा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन कर रहा है, और फिर एटम के वैलेंस शेल से बाहर निकलने के बाद एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और फिर वापस से अपने कार्बन एटम के पास चला जाता है। इसी तरीके से वो लाइट फॉर्म में, ठीक है ना, लाइट फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ की ना, उसने एनर्जी रिलीज़ की, तो वहाँ पर ग्रेफाइट के एक तरफ ब्राइट बैंड्स बन जाएंगे और एक तरफ डार्क बैंड्स बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन नहीं हो रही। एक तरफ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही होगी और दूसरी तरफ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन नहीं हो रही होगी, इसी वजह से दूसरी तरफ डार्क बैंड्स बनेंगे और एक तरफ ब्राइट बैंड्स बनेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। डार्क बैंड इसलिए नहीं बने क्योंकि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से नहीं हो रही वहाँ पर। एक्स रेज जोन से होते हैं, एक्स रेज की बात करने जा रहा हूँ कि एक्स रेज जोन से होते हैं वो उसके अंदर एटम का डायामीटर फाइंड हुआ होता है, सफ़ियर। एक्स रेज से ही हम एटम का डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। एटम का डायामीटर जो कि मैंने ऊपर लिखा था, ये वाला डायामीटर ऑफ एटम 0.2 नैनोमीटर, ये हम फाइंड कर सकते हैं एक्स रेज के ज़रिए। D = 2 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। ये हमने मीटर की फॉर्म में हमें, ये मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ कि इसमें होना क्या है। ये हमने मीटर की शक्ल में एक्स रेज से एटम का डायामीटर फाइंड कर लिया है, और अब हम इसको करने जा रहे हैं नैनोमीटर की शक्ल में। 10⁻⁻10, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ से 9 से, ठीक है ना, और नैनोमीटर इधर आ जाए, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना कि 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय नैनो की शक्ल क्या होती है, 10⁻⁻9 +9 -9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये इस तरीके से इक्वेशन जो सी है वापस से इस तरह की बन जाएगी, तो इसलिए हम ये ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 × 10⁻⁻10 + 9 करेंगे और नैनोमीटर बन जाएगा। फिर उसके बाद आगे जो सा है 2 × 10 में से माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 नैनोमीटर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर 10⁻⁻1 है, ये पॉइंट इधर है, इस तरफ को है पॉइंट। ये पॉइंट क्या करेगा, ये पीछे है। -1 को ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। जैसे ही हम इसको आगे ले आएंगे ना, तो 0.2 नैनोमीटर बन जाएगा। इस तरीके से हमने,
ठीक है ना, मीटर से नैनोमीटर में एटम के डायामीटर को जो कि हमने एक्स रे से फाइंड किया था कन्वर्ट कर लिया है। अब उसके बाद आगे है जी मैस ऑफ एटम्स। मैस ऑफ एटम्स जो से होते हैं वो ये होते हैं, मैसेज ऑफ एटम्स जो से होते हैं वो लाइज इन बिटवीन दिस रेंज, यानी कि इस रेंज के अंदर जो से हैं वो एटम्स के मैसेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, ये देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। कि 10 की पावर्स -25 किलोग्राम है माइनस, ठीक है ना, ये इस रेंज के अंदर एटम के मैसेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। एटम के मैसेज जो उनसे हैं वो इस 10 की पावर्स -25 किलो केजी से लेकर 10 की पावर्स -27 केजी के दरमियान, या तो ये भी हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकते हैं, या फिर इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं -26 है केजी, उनमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनमें क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 10 की पावर्स -25 है, इसको ये केजी, ये किलो को ख़त्म करेंगे, 10 की पावर्स 3 लगाएंगे इधर ग्राम। ठीक है ना, इसी तरीके से -27 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स 3 से और ग्राम से। ठीक है ना, अब 25 में से माइनस करेंगे 3, जैसे 25 में से माइनस करेंगे 3 तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर्स -22 ग्राम। 25 में से माइनस करेंगे 3, बड़ी वैल्यू का जो सा साइन है वो इधर माइनस आ जाएगा, और 25 में से माइनस करेंगे 3 तो -22 ग्राम, फिर 10 है, और 27 में से माइनस करेंगे 3 को। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -24, यानी कि हमने केजी से, हमने जो उनसे एटम के मैसेज थे जो कि 10 की पावर्स -25 केजी से लेकर 10 की पावर्स -27 केजी के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे थे, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 10 की पावर्स -22 ग्राम से लेकर -24 ग्राम तक, यानी कि केजी से ग्राम में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, समझ आ गई। और अब इतनी छोटी हम ये इसमें हम एटम के मैसेज को मैयर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक और यूनिट बनाया हुआ है। एटम्स के मैसेज को मैयर करने के लिए केजी यूनिट नहीं, हमने AMU एटॉमिक मैस यूनिट, हमने एक और यूनिट बनाया हुआ है। ठीक है ना, 1 एटॉमिक मैस यूनिट, यानी कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट, हमने एक और यूनिट निकाला है 1 एटॉमिक मैस यूनिट। ये देखें, ये कीमत है उसकी। ये इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा एटॉमिक मैस यूनिट, उसमें हम मैंने बड़ी डिटेल से बात करनी है। बस यहाँ पर ये बात याद रखना कि एटॉमिक मैस यूनिट होता है, उसकी ये वैल्यू होती है 1.661 × 10 की पावर्स -27 केजी। और अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको केजी को कन्वर्ट करेंगे हम ग्राम में, यानी कि 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -27, 10 की पावर्स -27, ठीक है ना, -27 है, 10 की पावर्स -27 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर्स, हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो किलो को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम -27 मल्टीप्लाई का निशान है तो ये बदल जाएगा प्लस में। मल्टीप्लाई का निशान साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मल्टीप्लाई का निशान जो सा है वो 10 की पावर्स में, जब 10 की पावर्स -27 या फिर 3 हो, 10 की पावर्स हो, 10 की पावर्स के दरमियान मल्टीप्लाई का निशान हो, तो 10 की पावर्स जो सी होंगी वो मल्टीप्लाई के निशान की वजह से वो आपस में ऐड हो जाएंगी। जैसे वो आपस में ऐड होंगी तो 27 को प्लस कर देंगे -27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, 26 और 25, 24 माइनस बड़ा साइन ये 24 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर 1.661 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स -24 ग्राम तक। ये हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट जो सा है पहले केजी में था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है ग्राम में। इसी तरीके से जो सा एटम का साइज़ था, एटम का मैस था, वो हमारे पास इस रेंज में था 10 की पावर्स -25 केजी से लेकर 10 की पावर्स -27 केजी में के दरमियान हमने उसको कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर्स -22 ग्राम से लेकर 10 की पावर्स 24 ग्राम तक। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। सर आज हम ये हमारा आज का टॉपिक हो गया क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।